हेलो 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 टाइटन क्लास नाइन्थ के प्यारे प्यारे बच्चों। तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? ठीक है। हेलो 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 हेलो। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लास नाइन्थ वन शॉट टाइटन के इस प्यारे से बैच में, जहां पर मैं हूं आकाश आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स बड़ी, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आप सभी का फिजिक्स मेंटर। आप सभी के लिए लेकर आया हूं कुछ और नहीं, आप सभी के लिए लेकर आया हूं कुछ और नहीं। आज क्लास नाइन्थ आईसीएससी के प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा टॉपिक, एक प्यारा सा लेक्चर, एक मजेदार सा लेक्चर। तो आज की ये क्लास बड़ी शानदार, बड़ी मजेदार, बड़ी औसम, बड़ी प्यारी सी होने वाली है, क्योंकि बेटा आज हम एक लाइट नाम के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं अभी क्लास नाइन्थ के में, क्योंकि क्लास टेंथ में भी आपको सेम टॉपिक पढ़ना है, मतलब लाइट का। अभी हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, क्लास टेंथ में भी आपको रिफ्लेक्शन, मतलब दोनों रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन नाइन्थ और टेंथ को मर्ज कर कर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है बड़ा सिंपल सा है ना। वैसे हमने रेडियंट में, आप लोग काफी बच्चे रेडियंट के हो गए, रेडियंट में हमने इसे डिटेल में गहराई में पढ़ा हुआ है। रेडियंट में हमने इसे डिटेल में गहराई के साथ अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। रेडियंट में हमने इसे डिटेल में गहराई के साथ पूरी की पूरी चीजें वहां पर पढ़ी हुई है। देन आई होप एंड आई विश। तो भाई ये जो क्लास होने वाली है, तो भाई ये जो टॉपिक होने वाला है, तो भाई ये जो लेक्चर होने वाला है, बड़ा मजेदार, बड़ा शानदार, बड़ा औसम, बड़ा सुपरस्टार सा होने वाला है, क्योंकि हम आज लाइट के बेसिक्स पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। मतलब क्लास नाइन्थ आईसीएससी के बच्चों के लिए ये टॉपिक एक तरह का वरदान है, ये टॉपिक एक तरह का गिफ्ट है, जिसमें आपको सारी की सारी बातें डिटेल में सिखाई जाती हैं। ठीक है, देखो मैं बहुत लंबी ड्यूरेशन नहीं रखूंगा इस लेक्चर की। मैं इस टॉपिक को कम टाइम में ज्यादा कवर करवाता हूँ, क्योंकि क्लास एट्थ में भी आप सेम टॉपिक पढ़कर आए हो, क्लास नाइन्थ में भी आप सेम टॉपिक पढ़ रहे हो, क्लास टेंथ में भी आप सेम टॉपिक पढ़ रहे हो। तो क्लास एट्थ, क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ, इन तीनों में हमने सेम टॉपिक पढ़ा है। और जब हमने सेम टॉपिक पढ़ा है, तो क्यों हम समय को ज्यादा उपयोग करें, मतलब हम उस उन टॉपिक को अपने दिल के अंदर, जो मन के अंदर छुपे हुए हैं, उन्हें जागृत कर कर हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो बेटा आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले, बेटा देखो, आज सबसे पहले हम कवर करेंगे कुछ और नहीं, लाइट को। ठीक है, कि लाइट क्या होता है। हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? पहला लाइट क्या होता है, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद देखो लाइट हो गया, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हम पढ़ेंगे मिरर और इमेज फॉर्म बाय मिरर। ठीक है, अराउंड 45 से लेकर 50 मिनट का ये लेक्चर होने वाला, रिकॉर्डेड है भाई। बड़ा मजा आता है रिकॉर्डिंग करने में, बड़ा मजा आता है बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर देखने में। तो उस मजे लेते लेते हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों और बहनों, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत मजेदार, बहुत औसम सा टॉपिक होने वाला है। अब देखो आज का पहला टॉपिक क्या है। आज का पहला टॉपिक है बेटा लाइट। मैं आपको बताऊं लाइट क्या है। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। मैं एक शब्द में बताऊं, लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारी आंखों को महसूस होती है, जो हमारी आंखों को देखने का सेंसेशन देती है। आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ अपने कान को ऐसे रख लोगे, क्या वो आपको दिखाई देगा? नहीं। तो लाइट क्या है बेटा? लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारी आंखों को देखने का सेंसेशन देती है, हमारी आंखों को देखने का सेंसेशन देती है। अच्छा देखो, इस यूनिवर्स में लाइट का एक नेचुरल सोर्स है, जिस सोर्स को कहा गया है सन। ठीक है, तो सन से लाइट आती है। लाइट के अलावा, लाइट विजिबल लाइट के अलावा और भी चीजें आती हैं, गामा रेज, यूवी रेज, एक्स रे, इंफ्रारेड रेज, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। तो लाइट क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है ना। अभी आप बेटा क्लास नाइन्थ के हो, तो क्लास नाइन्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम ही है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, आगे बेसिकली लाइट जो होती है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स कंसिस्ट करती है, जिन्हें कहा जाता है फोटोन। लाइट जो होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स कंसिस्ट करती है, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चे? फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? फोटोन कहा जाता है। और इसी के बेसिस पर लाइट जो है वेव पार्टिकल को फॉलो करती है। अच्छा, वेव पार्टिकल को भी, फोटोन पार्टिकल को भी, तो ड्यूअलिटी ऑफ लाइट कहा जाता है। लाइट का डुअल नेचर होता है, ठीक है। अब देखो, लाइट का अलग अलग इंटेंसिटी हो सकता है, अलग अलग कलर हो सकता है, और अलग अलग वेवलेंथ हो सकती है। मैं आपको बेसिकली बताऊं, सन से आने वाली जो लाइट होती है वो व्हाइट कलर की होती है। सन से आने वाली लाइट किस कलर की होती है? व्हाइट कलर की। लेकिन वो अकेली व्हाइट कलर की नहीं होती। व्हाइट कलर सन से अपने साथ 7 रंगों को और लेकर आता है। उन 7 रंगों के नाम क्या होते हैं? विबग्योर। व्हाइट कलर अपने साथ 7 रंगों को और लेके आता है, और उन 7 रंगों के नाम क्या होते हैं? विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर। क्या होते हैं बेटा? विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर। अब देखो बेटा, विबग्योर
ये कोई कलर थोड़ी ना है, ये कलर्स को याद करने की ट्रिक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड्स। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कोई कलर नहीं है, ये कलर्स को मेमोराइज करने की ट्रिक है। तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक आप याद रखना, व्हाइट कलर, सन से आने वाला कलर व्हाइट होता है। हमको जरूर धूप का रंग डिफरेंट दिखाई देता है, पर धूप का रंग वैसा होता नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होती है ना, वो होती है रेड कलर की, ठीक है ना। और वॉयलेट कलर की सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। रेड कलर की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है ना। रेड कलर की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कैसी होती है, शॉर्टेस्ट होती है। और इसी के बेसिस पर, इसी के आधार पर, है ना, मेरे शब्दों को सुनना, इसी के बेसिस पर, इसी के आधार पर हम बता लगाते हैं कि रेड कलर जो होता है उसकी बैंडिंग सबसे कम होती है और वॉयलेट कलर की जो बैंडिंग होती है वो सबसे ज्यादा होती है। रेड कलर के फोटॉन्स के पास एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और वॉयलेट कलर के फोटॉन्स के पास, मतलब लाइट को अगर हम पार्टिकल्स मानकर इसकी स्टडी करते हैं, तो वॉयलेट कलर के फोटॉन्स के पास उसकी एनर्जी काफी कम होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं जब जब किसी भी क्लास में इस टॉपिक को पढ़ाता हूं तो इस सेंटेंस को जरूर रिपीट करता हूं। सेंटेंस कुछ ऐसा है कि लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है तो लाइट के साथ क्या होता है, ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि सरफेस कैसा है। मेरे शब्दों को ध्यान से समझना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है तो लाइट के साथ क्या होता है, ये बात पूरी तरह से डिपेंड करती है कि सरफेस कैसा है। हम पढ़ रहे हैं यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब होता है, हिंदी में अगर आप किसी तरह से रिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब आप निकालते हो, अर्थ निकालते हो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टकराकर वापस आ जाना रिफ्लेक्शन होता है। तो लाइट का टकराकर वापस आ जाना, ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये होती है कि सरफेस शाइनी होना चाहिए, है ना। सरफेस कैसा होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए। तो लाइट जब भी किसी शाइनी सरफेस पर इंसिडेंट करेगी, लाइट जब भी किसी शाइनी सरफेस पर इंसिडेंट करेगी, तो वो टकराकर वापस आ जाएगी, टकराकर वापस आ जाएगी जहां से वो गई है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या कहलाता है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, मान लो आपके पास एक शाइनी सरफेस है, मान लो आपके पास क्या है बेटा, एक शाइनी सरफेस है। देखिए ध्यान से, एक लाइट रे आती है, इंसिडेंट होती है और टकराकर वापस आ जाती है। एक लाइट रे इंसिडेंट होती है और टकराकर वापस आ जाती है, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सरफेस शाइनी होना चाहिए और मैंने यहाँ पर मिरर बनाया हुआ है क्योंकि मिरर से कंपैरेटिवली, मतलब दूसरे का मीडियम के कंपैरिजन में ज्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। मैं आपको उदाहरण दूं, अगर आप व्हाइट शर्ट पहने हुए हो ना, तो व्हाइट शर्ट से लाइट स्ट्राइक होकर ज्यादा टकराएगी, ठीक है। तो गर्मी के दिनों में कॉमनली ऐसा बोला जाता है कि लाइट कलर की शर्ट्स पहनो, जैसे व्हाइट पहन लो, है ना, इस तरह के। और अगर आप ब्लैक शर्ट पहने हुए हो गर्मी के दिनों में, तो लाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी, वो लाइट को क्या करेगी, ज्यादा। एक मिनट पानी पी लो बेटा। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना है, याद रखना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना है जिससे हम ये कह सकते हैं कि लाइट जब भी किसी सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो उसे टकरा कर वापस आएगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में से बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन आप हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं, आप हो किसके, आईसीएसई के बच्चे। तो देखो, जितना ज्यादा शाइनी सरफेस उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। ऐसा कहते हैं कि 100% रिफ्लेक्शन करना तो पॉसिबल नहीं है, ये टीआईआर में होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा कोई मीडियम अभी तक तो हमारे पास है नहीं जो कि 100% रिफ्लेक्शन कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इर्रेगुलर को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है और रेगुलर को स्पेकुलर भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझना, मान लो हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना, एक स्मूथ सरफेस है। इस स्मूथ सरफेस पर एक लाइट रे आती है, ठीक है, एक और लाइट रे आती है, ठीक है, एक और लाइट रे आती है। अगर आप इस विचित्र से चित्र को ध्यान से देख पाते हो तो ये इंसिडेंट रे पैरेलल है, और अगर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर पार जाती हैं, अगर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर पार जाती हैं तो ये हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होती है, तो इस कंडीशन में रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कैसी होती है, इंसिडेंट रे पैरेलल और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल, तो इस कंडीशन में रिफ्लेक्शन कैसा माना जाता है बेटा, रेगुलर माना जाता है, ठीक है। कॉमनली मिरर से होता है। अब हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, इमेजिन करिए बेटा कि हमारे पास एक ऐसा सरफेस है जो कि इस तरह से जिगजैग मान लो, है ना, आप जिगजैग मान लो 2 मिनट के लिए, और ये शाइनी सरफेस है पर है जिगजैग, ठीक है। अब देखिए, एक लाइट रे आती है, मैं येलो कलर की लाइट रे लेता हूं, एक लाइट रे आती है ना, एक और लाइट रे आती है, ठीक है,
एक और लाइट रे आती है, ठीक है। अब ये टकराकर यहां निकल जाएगी एक लाइट रे, एक टकराकर यहां निकल जाएगी, एक टकराकर यहां निकल जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बेसिकली जो होता है, हम ऐसे सरफेस से होता है जो कि एक रेगुलर नहीं होता, जो कि शाइनी नहीं होता, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आपको एक नॉन शाइनी सरफेस रिक्वायर्ड होता है। कैसा सरफेस रिक्वायर्ड होता है बेटा? नॉन शाइनी सरफेस रिक्वायर्ड होता है। और हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ते हो, मतलब न्यूज़पेपर को जब आप पढ़ते हो तो किस तरह से, मतलब किस तरह से, क्या कौन सा रिफ्लेक्शन यूज होता है? तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है बेटा, ठीक है ना। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो अगर मैं अभी ये सीबीएसई में पढ़ा रहा होता, अगर मैं अभी किसी और बोर्ड में पढ़ा रहा तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता, लेकिन आईसीएसई के बच्चे बहुत कामली होते हैं, बहुत रिलैक्स होकर, उन्हें ज्यादा चिल्ला चौट, ज्यादा मस्ती की जरूरत नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत मस्ती मैं बैच में करता हूँ, वो तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। मान लो ये मेरे पास एक शाइनी सरफेस है, ठीक है, ये लगा दिया हमने शाइनी सरफेस के एक हिस्से पर पॉलिश, ठीक है। जैसे आपने जिंदगी में कभी ना कभी मिरर देखा होगा, मिरर का एक हिस्सा होता है जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं, वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और एक हिस्सा होता है जो कि पॉलिश्ड होता है ना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, एक लाइट रे आई है, ठीक है, आई और आकर टकरा गई। मैं क्या कह रहा हूं, एक लाइट रे आई है और आई और मीडियम से आकर टकरा गई, एक लाइट रे आई है, आई और इस मीडियम से आकर टकरा गई, सरफेस से आकर टकरा गई, मीडियम के थ्रू तो आ रही है, सरफेस से आकर टकरा गई, ठीक है। अब ये आप जानते हो टकराकर क्या हो जाएगी? पार निकल जाएगी। अभी आप ये जानते हो टकराकर कहाँ निकल जाएगी? उसको टकराकर पार हो जाएगी। पार का मतलब जहां से आई है सेम मीडियम में वो चली जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, इस पॉइंट को नाम दे दो ओ, और इसे बोलते हैं पीओआई। पीओआई का मतलब क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट रे स्ट्राइक करती है उसे बोलते हैं पीओआई, ठीक है। इसको क्या नाम दिया बेटा? ओ ओ ओ सॉरी। अब देखो ये है ओ ए। अब देखो जो लाइट रे आ रही है और आके सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, मैं फिर से कह रहा हूं, जो लाइट रे आ रही है और आकर सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, इसे क्या बोलेंगे बेटा? इंसिडेंट रे, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे बेटा? इंसिडेंट रे, ठीक है। अब जैसे ही लाइट रे सरफेस पर इंसिडेंट हुई, है ना, जैसे ही लाइट रे सरफेस पर इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हुआ, और रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से लाइट रे आई और टकराकर कहां चली गई? यहां चली गई, ठीक है। तो ओ भी क्या हो गई बेटा? ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। आई का मतलब हो गया इंसिडेंट रे, आर का मतलब हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा। फिर से अगर मैं आपको एक डायग्राम बना कर दूं, ये एक मिरर है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये एक मिरर है, एक लाइट रे ये है, एक लाइट रे है, तो इसमें बताइए कौन सी इंसिडेंट रे है, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है? आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें बताइए ये कौन सी इंसिडेंट रे है, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे, तो आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे। इसे बताने के लिए आपको सबसे पहले एरो को देखना पड़ेगा। अब आप जरूर बता दोगे कि जो लाइट रे सरफेस की तरफ आ रही है वो इंसिडेंट रे, और जो सरफेस से बाहर जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा। इसके लिए आपको एरो अच्छी तरह से ध्यान देखना है। जब भी आप डिसीजन लो ना बेटा कि कौन सी लाइट रे इंसिडेंट रे, कौन सी लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे, तो आप एरो का डिसीजन जरूर लीजिएगा, ठीक है। एरो को अच्छी तरह से देखिएगा। अब देखो बेटा, फॉर आर कैलकुलेशन, हमारी गणित के लिए, हमारे मैथमेटिक्स के लिए, हमारे फिजिक्स के लिए, ठीक है ना, हमारे गणित के लिए, हमारे मैथमेटिक्स के लिए, हमारे फिजिक्स के लिए हम स्टार्ट करेंगे अब यहां से एक नई टर्म को पढ़ना, ठीक है ना। हमारी फिजिक्स के लिए, हमारी मैथमेटिक्स के लिए हम, क्योंकि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, तो हम मेजरमेंट तो करेंगे। तो मेजरमेंट करने के लिए इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने हमारा एक साथी खड़ा कर दिया, और इस साथी को कुछ और नहीं, इस साथी को कहेंगे एन, ठीक है। एन का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल, ठीक है। एन का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल, ठीक है ना। ये नॉर्मल, हम नॉर्मल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा ये सरफेस से नॉर्मल है, सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जितने भी कैलकुलेशंस है, जितने भी मेजरमेंट है, वो किसकी हेल्प से होते हैं बेटा? नॉर्मल की हेल्प से होते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस एंगल को देख पा रहे हैं, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल आई होता है, और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मेरे शब्दों को ध्यान से समझना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल जो होता है इंसिडेंस एंगल होता है, और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल आर।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, देखो अगर आप रिफ्लेक्शन पढ़ना चाहते हो, अगर आप नेक्स्ट ईयर आपको रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्शन अगर आप पढ़ना चाहते हो या रिफ्रैक्शन आप पढ़ना चाहते हो तो दोनों में टर्म्स लगभग सेम होती है। आने वाली लाइट रे इंसिडेंट रे, टकराकर जाने वाली लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर दोनों मिल रही हैं वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने क्या ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये होता है नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल आई और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे बोला जाता है एंगुलर। एंड आई होप आगे बढ़ते हैं भाइयों और बहनों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब देखो बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मेरे प्यारे बच्चे इसको आप इग्नोर करना, ठीक है, इसे आप इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग मैं एंगल नहीं बनाऊंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे 2 मिनट के लिए इमेजिन करना, ठीक है, कि एक शाइनी सरफेस ये रहा, ठीक है, मिरर मान लो, हम सबसे ज्यादा फेमिलियर मिरर के साथ होते हैं। ठीक है, एक लाइट रे आती है, आने दो ना, क्या दिक्कत है, ये टकराकर पार चली जाती है, जाने दो ना, क्या दिक्कत है, रिफ्लेक्शन तो हो गई, शाइनी सरफेस से तो रिफ्लेक्शन तो हो गई। इंसिडेंट रे का एरो सरफेस की तरफ होगा और रिफ्लेक्टेड रे का एरो सरफेस से बाहर की तरफ होगा। यहां पर हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, ठीक है, आपको पता है ना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है ऐसे बोलते हैं एंगल आई। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे बोला जाता है एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसे बोला जाता है एंगल आर। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसे बोला जाता है एंगल आर। तो एंगल आई और एंगल आर के बीच संबंध बताता है रिफ्लेक्शन का पहला लॉ। पहला लॉ कहता है कि कोई भी लाइट रे जितने एंगल पर जाएगी उतने एंगल पर वापस आएगी, है ना। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बात मैं बताऊं, ये आप हर जगह लगा सकते हो, सरफेस शाइनी हो, सरफेस कर्वी हो, सरफेस जिगजैग हो, हर जगह पर आप इस लॉ को लगा सकते हो। सरफेस स्फेरिकल हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा हो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप हर जगह लगा सकते हो, ठीक है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप हर जगह लगा सकते हो। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बोली है 30 डिग्री, बिना सोचे बोल देना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिना कोई तर्क के, बिना कोई लॉजिक के एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सब अपने दिमाग में बिठा लो, तर्क और लॉजिक तो है ना, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि इसको आप बराबर मान लो। क्या होता है, ये हमें कुछ बातों का हमें अपने जीवन में ग्रहण कर लेना चाहिए, इससे हमारा समय बचता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिएगा इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपको एंगल ऑफ सॉरी इंसिडेंट रे दिख रही है, बोलोगे हाँ सर एरो सरफेस की तरफ है। आपको रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है, बोलोगे हाँ सर एरो बाहर की तरफ है। आपको नॉर्मल दिख रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। मैं फिर से कह रहा हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मली तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 3D ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग प्लेन बना सकता, तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ तो इंसिडेंट रे अगर एक्स वाई प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में ही होगी। तो ये तीनों एक ही प्लेन की ज्योमेट्री को फॉलो करते हुए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, और जब ये है तो एंगल भी उन्हीं के अकॉर्डिंग मेजर किए जाते हैं। ये सारे के सारे कहाँ होंगे, सेम प्लेन में होंगे मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड लॉ से तो अभी हमारे लिए न्यूमेरिकल्स है नहीं, लेकिन फर्स्ट लॉ से बहुत से न्यूमेरिकल हमें करना रहेंगे, ठीक है ना। अगर आपको फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल अच्छी तरह से नहीं आते हैं तो कुछ तो गड़बड़ है भाव। उस गड़बड़ को दूर करने के लिए आपको अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा, न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से करना पड़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस बात को अपने जहन में बसा लो, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते बेटा। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। मेरे प्यारे बच्चे 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं मेरे पास एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर पता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा बेटा, प्लेन। प्लेन मिरर पता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा बेटा, प्लेन। एक लाइट रे इस पर इंसिडेंट होती है मेरे प्यारे बच्चे, देखना, और नॉर्मली इंसिडेंट होती है। तो ये लाइट रे सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। मेरे शब्दों को ध्यान से समझना। तो बेटा ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इंसिडेंट लाइट रे जहां पर टकराती है वही तो कहलाता है पॉइंट ऑफ टकराने वाला, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब भैया आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। एक मिनट भैया, यहां तो एंगल आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। एंगल आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि इंसिडेंट और नॉर्मल तो एक ही लाइन में है। तो जब एंगल आई की वैल्यू 0 हो गई तो एंगल आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0।
है ना भाई साहब, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार इंसिडेंट रे जितना होता है रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही होता है। तो ये लाइट रे जहां से गई है वहां को वापस आ जाएगी, ठीक है। इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट होती है किसी भी मिरर पर, नॉर्मली मतलब अगर कोई लाइट रे सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाती है, अगर कोई लाइट रे सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाती है, तो मेरे बच्चे सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाने के कारण, सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाने के कारण, सरफेस के साथ कितना बना रही है, 90 डिग्री बना रही है, तो भाई साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा। तो जितने एंगल पर आई है उतने एंगल पर ये लाइट रे चली जाएगी, ठीक है। यही परम सत्य है, और इसी परम सत्य के बारे में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। यही परम सत्य है और इसी परम सत्य का ज्ञान आपको लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन। मेरे बेटा याद रखना, इमेज बनाने के लिए, वैसे अगर मैं आपको ये पेन दिखाऊं ना, ये ब्लैक कलर का है लेकिन ये प्योरली डार्क नहीं है, ठीक है, प्योरली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। इस पेन के हेड से एन नंबर ऑफ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है। कितनी? एन नंबर ऑफ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन फॉर आर इमेज फॉर्मेशन, हमारी इमेज को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो इमेज चाहिए, दो लाइट रे चाहिए, माफ करना मैंने इमेज बोल दिया। कितनी लाइट रे चाहिए? दो लाइट रे चाहिए, ठीक है ना बेटा, सिर्फ दो लाइट रे, ठीक है। इमेजिन करो, इमेजिन करो, ये एक प्लेन मिरर है। इमेजिन करो ये क्या है मेरे बच्चे, ये एक प्लेन मिरर है। ये क्या है बेटा? एक प्लेन मिरर, ठीक है। अब इमेजिन करना बेटा, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बेटा ध्यान से समझना, ठीक है। अभी मैं वर्चुअल इमेज बना रहा हूं, इसका नाम क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो बेटा, एक लाइट रे गई नॉर्मली, और नॉर्मली कहाँ जाएगी बेटा? वापस आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और लाइट रे ले लेते हैं, एक लाइट रे यहाँ गई, है ना। अगर नॉर्मल बनाओ तो जितने एंगल पर गई उतने एंगल पर वापस आ जाएगी। तो हमें इमेज बनाने के लिए दो लाइट रेज काफी होती हैं, हमें इमेज बनाने के लिए दो लाइट रे काफी होती हैं। इसी कारण से हम दो लाइट रे का ही यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे तो एन नंबर ऑफ लाइट रे निकल रही है, लेकिन हमारा काम दो से हो जाता है, तो काहे के लिए उलझे। और अभी रियल और वर्चुअल इमेज को पहचानने में भी ज्यादा आसानी होती है, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है ना, मैं इस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए बता रहा हूं कि रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड कर देना है, और यहां भी रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड कर देना है। जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी, मेरे शब्द को ध्यान से समझना, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को मीट करेंगी, वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी। तो ऑब्जेक्ट ये रहा बेटा, इसकी इमेज क्या बन गई? आई बन गई। ऑब्जेक्ट ये रहा बेटा, इसकी इमेज क्या बन गई बेटा? आई बन गई। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखा होता है, उसकी इमेज, अभी मैंने प्लेन मिरर की बात करी है, ठीक है, उसकी इमेज बनाने के लिए मुझे कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे। बिना दो रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन के इमेज नहीं बनेगी, इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। हम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, वर्चुअली भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, बेसिकली इमेज दो टाइप की होती है, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। पहले हम रियल इमेज को फॉर्मेशन करके देखते हैं, उसके बाद हम वर्चुअल इमेज की तरफ बढ़ेंगे। देखो बेटा, इट इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हम मान लेते हैं हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। और बेटा कभी भी याद रखना, आप मिरर बनाओ ना तो उस पर पॉलिश करना कभी मत भूलना, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज पोल, दिस पॉइंट इज फोकस एंड दिस पॉइंट इज सेंटर। इमेजिन करिए, है ना, कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा बेटा? ओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा बेटा? ओ, ठीक है। आपको पता है पहली लाइट रे ऐसी जाएगी, पैरेलल जाएगी और फोकस से होती हुई आएगी। दूसरी लाइट रे सेंटर से ले जा, मिरर को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं, अपने मन का मिरर है ये तो, ठीक है। तो एक लाइट रे यहां जाती है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये एक सेंटर से आ रही है ना, तो सेंटर से आने वाली लाइट रे सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंट होगी, और नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी? 0। एंगल आई की वैल्यू 0 होगी तो एंगल आई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो देखो इस पॉइंट पर दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो यहां पर इमेज बनेगी आई, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर दो लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पर इमेज क्या फॉर्म होगी बेटा? आई फॉर्म होगी, ठीक है। आगे देखिए, ये रहा एक प्लेन मिरर, ठीक है, ये क्या मान लिया हमने बेटा? एक प्लेन मिरर, ठीक है। अब देखो बेटा, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? ओ। अब देखो बेटा, एक लाइट रे पैरेलल, इमेज बनाने के तरीके, सॉरी, ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है, ओके। अब देखो एक लाइट रे यहां पर आई है, तो ये इस एंगल पर चली जाएगी, बैकवर्ड एक्सटेंड करिए, बैकवर्ड एक्सटेंड करिए, जिस पॉइंट पर मिल गई उस पॉइंट पर क्या बन जाएगी? इमेज।
जिस पॉइंट पर मिल गई उस पॉइंट पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ है तो उसकी इमेज क्या बनेगी बेटा, आई बनेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ है तो उसकी इमेज क्या बनेगी बेटा, आई बनेगी। ठीक है, अब देखो बेटा पोजीशन ऑफ इमेज। अब देखिए अगर हम किसी प्लेन मिरर की बात करते हैं ना, देखना बेटा ये रही, अगर हम किसी प्लेन मिरर की बात करते हैं, अच्छा एक मिनट रुकिए, पहले मैं रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में डेप्थ में बता दूं, ठीक है ना। अगर आप देख पा रहे हैं बेटा, ये जो इमेज बन रही है ना, मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू ही करूं, ये जो इमेज बन रही है ये बन रही है बेटा रियल इमेज, ठीक है ना। ये कौन सी इमेज है बेटा, रियल इमेज है। और ये इमेज जो बन रही है ये है वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। ये इमेज कौन सी बन रही है, ये इमेज बन रही है बेटा वर्चुअल इमेज। तो पहली वाली इमेज कौन सी है, रियल इमेज है, और दूसरी वाली इमेज कौन सी है, वर्चुअल इमेज है। पहली वाली इमेज कौन सी है, रियल इमेज है, दूसरी वाली इमेज कौन सी है बेटा, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज की बात को समझना कि रियल इमेज तब फॉर्म होती है जब लाइट रे एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, रियल इमेज तब फॉर्म होती है जब लाइट रे एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, और वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होती है जब लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई फील करती है ना। बेसिकली मैं आपको बताऊं, जब लाइट रे खुद ब खुद आकर मिल जाए तो रियल इमेज बनेगी, और जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे को हमें एक्सटेंड करके लाना पड़े, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को खींचतान के लाना पड़े, तो इस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो रियल इमेज ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएगी। वर्चुअल इमेज को फॉर्म करने के लिए हमें बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा एक ट्रिक मैं आपको एक बार में बता देता हूं, जब भी इमेज उल्टी बने आप उसे रियल इमेज बोलोगे, ठीक है ना। जब भी इमेज कैसी बने, उल्टी बन जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। और जब भी इमेज सीधी बने, ठीक है ना, सीधी को यहां पर बोला जाता है इरेक्ट, और उल्टी इमेज को बोला जाता है यहां पर इन्वर्टेड। तो इमेज अगर इन्वर्टेड बनती है तो इमेज रियल है, और इमेज अगर सीधी बनती है तो इमेज वर्चुअल है, ठीक है बेटा, ये याद रखना, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा इनके बीच डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा रियल इमेज जब बनती है तो लाइट रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है। रियल इमेज फॉर्म होने के लिए लाइट रे का एक्चुअल इंटरसेक्ट करना बहुत आवश्यक है, और वर्चुअल इमेज के फॉर्म करने के लिए लाइट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करा जाता है, ठीक है। रियल इमेज जो होती है इसे स्क्रीन पर ऑब्टेंड किया जा सकता है, काहे के लिए, ये तो मिरर के सामने बन रही है ना, और जब ये मिरर के सामने फॉर्म हो रही है तो हम इसे स्क्रीन पर ऑब्टेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज की बात करो तो ये तो भाई साहब मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है, आप मिरर के अंदर तो जा नहीं सकते, और जब हम मिरर के अंदर नहीं जा सकते तो वर्चुअल इमेज को भी हम स्क्रीन पर फॉर्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब पहचानने का तरीका, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। अगर इमेज उल्टी बन रही है तो आप मान लो इमेज कैसी बन रही है, रियल। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है। ये फर्क की बातें हैं, ये फर्क है, मतलब डिफरेंस है। इनसे आप रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच डिफरेंस, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच अंतर को अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हो, डिटेल्स को अच्छी तरह से निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। अगला टॉपिक, जो प्लेन मिरर होता है उससे इमेज फॉर्म होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्लेन मिरर होता है उससे इमेज फॉर्म होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली बात, आप आज आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो ना, है ना, आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। आपके जैसा बंदा मिरर के पीछे खड़ा होगा, आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। आपके जैसा बंदा मिरर के पीछे खड़ा हुआ है, वो क्या है, आपकी इमेज है, ठीक है ना। आप हो गए ऑब्जेक्ट, आपके जैसा बंदा मिरर के पीछे खड़ा हुआ वो है आपकी इमेज है। आप जैसे खड़े हो ना वैसा ही वो बंदा पीछे खड़ा होगा। अगर आप सीधे खड़े हो ना तो वो बंदा भी सीधे खड़ा होगा, तो आपकी इमेज कैसी होगी, वो अपराइट होगी। आपकी इमेज कैसी होगी बेटा, अपराइट होगी। आपकी इमेज कैसी होगी बेटा, अपराइट होगी। दूसरा, प्लेन मिरर से जब इमेज बनती है तो अपराइट इमेज है, मतलब इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो प्लेन मिरर से फॉर्म होने वाली इमेज कैसी होती है बेटा, वर्चुअल होती है। प्लेन मिरर से फॉर्म होने वाली इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। तीसरा, प्लेन मिरर के सामने आप खड़े होगे ना, जितने बड़े आप हो उतनी बड़ी आपकी इमेज बनेगी, ठीक है भैया। ऐसा तो नहीं कि खली बली बन जाओगे, नहीं भाई साहब, जितने बड़े आप हो उतनी बड़ी आपकी इमेज बनेगी। तो इमेज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इमेज कैसी, लेटरली इन्वर्टेड। ये लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, आप अपने लेफ्ट हैंड से हेलो करोगे आपकी इमेज को तो इमेज राइट हैंड से हेलो करेगी, ठीक है। आप अपने राइट हैंड से हेलो करोगे तो इमेज आपको लेफ्ट हैंड से हेलो करेगी। तो ये लेटरली इन्वर्जन का फिनोमिना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब देखो बेटा,
जब भी टू प्लेन मिरर्स एक दूसरे से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, जब भी टू प्लेन मिरर एक दूसरे से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, तो इस कंडीशन में एक इमेज फॉर्म होती है। इस टर्म में क्या होती है बेटा, एक इमेज फॉर्म होती है मेरे प्यारे बच्चे। इस टर्म में क्या होती है, एक इमेज फॉर्म होती है, ठीक है ना। अब उस टू, आप लोग कभी कभी सैलून गए होंगे, है ना, कभी भाई हेयर कट करवाने गए होंगे, गर्ल्स कभी मेकअप करवाने गई होंगी, ऐसा अक्सर होता है। तो सामने एक मिरर लगा होता है, पीछे एक मिरर लगा होता है। तो हमारे जैसा बंदा हमारे सामने बैठा होता है, हमारे जैसा बंदा हमारे और सामने बैठा होता है, हमारे जैसा बंदा हमारे और सामने बैठा होता है, हमारे पीछे भी हमारे जैसा बंदा हमारे और पीछे से एन नंबर ऑफ इमेजेस हमारी बनती हैं। तो जब भी दो प्लेन मिरर एक दूसरे से कुछ एंगल पर होते हैं, तो इस कंडीशन में उनकी जो इमेजेस बनती है उसे फॉर्म करने का हमें यहाँ पर तरीका निकालना है। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चे एक फॉर्मूला होता है, अगर अगर थीटा डिग्री है उस कंडीशन में, तो n 360 बाय थीटा, अगर ये ऑड है तो इस कंडीशन में। अब देखो बेटा, अगर ये ऑड है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो n है असिमेट्रिकली रखा हुआ है, ठीक है, और नंबर ऑफ इमेजेस n-1 है जब सिमेट्रिकली रखा हुआ है, बाइसेक्टर पर रखा हुआ है, ठीक है। एग्जांपल के लिए थीटा की वैल्यू 72 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इमेज फॉर्म जो होगी ना वो होगी 5 होगी, अगर असिमेट्रिकली रखा है ऑब्जेक्ट के बीच में, और अगर हम रखेंगे सिमेट्रिकली तो n-1 मतलब 4 हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो एक इमेज एक दूसरे पर ओवरलैप भी कर जाती है, इस फिनोमिना को ऐसे याद है। ये फॉर्मूला यूजफुल है बेटा, ये फॉर्मूला यूजफुल है, ठीक है। अब देखो प्लेन मिरर का कहां कहां यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्लेन मिरर का यूज किया जाता है अपने सुंदर से चेहरे को देखने के लिए। सबसे पहले प्लेन मिरर का सबसे ज्यादा यूज कहां किया जाता है, अपने सुंदर से चेहरे को देखने के लिए। इसके अलावा ऑप्टिक रूम में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा कहा, ऑप्टिक रूम में भी इसका यूज किया जाता है ना, किसमें, ऑप्टिक रूम में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो बेटा, बार्बर शॉप में सबसे ज्यादा हम देखते हैं, बार्बर शॉप में अपने सुंदर से बालों को देखने के लिए, अपने सुंदर से चेहरे को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी जगह यूज किया जाता है, पेरिस्कोप में यूज किया जाता है, एक दूसरे से 45 डिग्री पर लगा करके। वैसे तो वाइड यूजेस हैं इसके, काफी ज्यादा यूजेस है, काफी ज्यादा यूज है। कैलोरीस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा सोलर हीटिंग डिवाइस में भी यूज किया जाता है, सोलर कुकर में यूज किया जाता है, ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, वैसे तो लिखा हुआ है आंसर, अब बोलोगे सर इसमें क्या बताना, इसमें तो आंसर हमारी आंखों के सामने लिखा हुआ है कि विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस। क्या ये रेगुलर होता है, क्या ये इरेगुलर होता है, क्या ये डिफ्यूज होता है, ठीक है ना। आंसर तो लिखा हुआ। अब बढ़ते हैं बेटा हमारे अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं बेटा हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज स्फेरिकल मिरर। देखो बेटा, मिरर का टाइप पूरी तरह से निर्भर करता है उसके सरफेस पर। मेरे शब्दों को ध्यान से समझना, मिरर का टाइप पूरी तरह से निर्भर करता है उसके सरफेस पर। मेरे शब्दों को बहुत अच्छी तरह से समझना, मिरर का टाइप पूरी तरह से डिपेंड करता है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो मिरर प्लेन है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है तो मिरर कौन सा होगा, स्फेरिकल मिरर होगा, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, स्फेरिकल मिरर किसी ना किसी स्फीयर से बने होते हैं, ठीक है ना। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव। पहले तो हमने एक स्फेरिकल ग्लास का टुकड़ा लिया, अगर आप इसके आउटर सरफेस पर पॉलिश करते हो तो इनर सरफेस का यूज किया जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। और अगर इसके इनर सरफेस पर पॉलिश करते हो तो आउटर सरफेस का यूज किया जाता है किसकी तरह, आउटर सरफेस का यूज किया जाता है किसकी तरह किया जाता है, आउटर सरफेस का यूज किसकी तरह किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह, ठीक है। तो जब इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव, और जब आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली बनाया कैसे जाता है, तो आपको क्या करना है, अगर आप कभी स्फेरिकल मिरर फॉर्म करना चाहते हो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगे एक सिंपल सा, आप क्या लोगे, एक सिंपल, मेरे शब्द को ध्यान से सुनना, है ना। अगर आपको स्फेरिकल मिरर लेना है तो आप लोगे एक सिंपल सा गोला, हॉलो हॉलो ग्लास का गोला, ठीक है ना। हॉलो ग्लास का जब आप गोला लोगे, समझना ध्यान से, जब आप हॉलो ग्लास का गोला लोगे, शब्दों को ध्यान से समझना, हॉलो ग्लास के गोले में से आपको पता है कि भाई साहब हॉलो ग्लास के गोले के आर पार देखे, उसके दो टुकड़े कर लेना, तो इस आर्क के शेप के दो टुकड़े मिलेंगे, आर्क के। जब आप इनर सरफेस पॉलिश करोगे तो वो कॉन्वेक्स होगा, और आउटर सरफेस पॉलिश करोगे तो कॉनकेव होगा। कॉनकेव को ऐसे याद रखते हैं, इट इज लाइक अ केव, अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स मतलब बल्जी, बल्जी मतलब उठा हुआ होता है, ठीक है बेटा। ये दो टाइप ऑफ मिरर याद रखना। कॉनकेव मिरर बेटा देखो, कॉनकेव मिरर जैसा कि मैंने बताया, ये बनाया हमने, एक ग्लास पीस लिया हमने और इसके आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दिया किसी शाइनी मेटल की,
ठीक है ना, किसी शाइनी मेटल की, डिपेंड करता है आप किस टाइप का मिरर यूज कर रहे हो उस पॉलिश, ठीक है। तो इट विल सर्व एज अ कॉनकेव मिरर। और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो ये हमने मिरर यूज करा, मिरर मतलब ये तो ग्लास का पीस है और इसके इनर सरफेस पर पॉलिश कर दिया, तो आउटर सरफेस विल एक्ट लाइक आ, किसकी तरह एक्ट करेगा, या आउटर सरफेस विल एक्ट लाइक अ किसकी तरह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। देखो ये डेफिनेशंस जो है ना, ये 5-6 डेफिनेशंस जो है ना, ये सारी की सारी डेफिनेशंस जो है ना, मैं आपको एक लाइन में करा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझना, इमेजिन करना कि आपके पास एक मिरर है, ठीक है। कौन सा मिरर है बेटा, ये कौन सा मिरर है, तो आप बोलोगे सर ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। इमेजिन करो ये आपके पास मिरर है, कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। आप इमेजिन करो मेरे पास एक और मिरर है, तो आप बोलोगे सर ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। बेटा कोशिश करना रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट की तरफ ही रखें हम, क्योंकि अभी हम साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको सिखाया जाएगा। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, ये कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा, ये कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा, और ये भी कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा, ठीक है ना। ये कभी ना कभी एक पूरा स्फीयर रहा होगा, और ये भी कभी ना कभी एक पूरा स्फीयर रहा होगा, है ना। ये कभी ना कभी एक पूरा स्फीयर रहा होगा, और ये भी कभी ना कभी एक पूरा स्फीयर रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब ये कभी ना कभी पूरा स्फीयर रहा है, जब ये कभी ना कभी पूरा स्फीयर रहा है, तो इसका भाई साहब कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ठीक है। वही सेंटर तो हमारे मिरर का सेंटर होगा, और ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, सेंटर। ये स्फेरिकल मिरर चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये कभी ना कभी स्फीयर का पार्ट रहे होंगे, और जब हम बात करते हैं स्फीयर की तो उसका सेंटर तो होगा ही, और वही सेंटर हमारे इस मिरर का सेंटर होगा, और इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मिरर का मिड पॉइंट बोला जाएगा पी, मिरर का मिड पॉइंट क्या बोला जाएगा, पी। पी का मतलब क्या हुआ बेटा, पोल हुआ। पी का मतलब क्या हुआ बेटा, पोल हुआ। पोल और सेंटर को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन, आप अगर आपको मैं मिरर दे दूं, आपसे बोलूं कि एक इमेजिनरी लाइन है और ढूंढ कर बताओ, नहीं इमेजिनरी है, तो ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, और सेंटर और पोल को मिलाने वाली एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, इसे क्या बोला जाता है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। मेरे बच्चे पोल से लेकर सेंटर तक की दूरियां होती है आर। आर का मतलब क्या हो गया, रेडियस, क्योंकि गोला है, स्फीयर है, सेंटर है तो रेडियस भी तो होगी। सेम टू सेम देखिए, सेंटर से लेकर पोल तक की जो दूरियां हैं उसे क्या बोलते हैं, आर, है ना। पोल से ही तो मेजर करेंगे, ठीक है। आगे देखिए बेटा, पोल, है ना। आप देखो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली ये जो लाइन है ना, इसके मिड में होता है एफ। एफ, कैपिटल एफ की बात कर रहा हूं। सेंटर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसके मिड में होता है एफ। एफ का मतलब क्या हुआ, फोकस। एफ का मतलब क्या हुआ, फोकस। फोकस को फोकस क्यों कहते हैं, जितनी भी पैरेलल लाइटें आती है प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से ही जाती हैं, इसलिए इसे फोकस कहा जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा, फोकस से लेकर पोल तक की जो दूरियां होती हैं उनसे स्मॉल एफ बोलते हैं। स्मॉल एफ का मतलब फोकल लेंथ। फिर से, पोल से लेकर फोकस तक की जो दूरियां होती हैं इसे स्मॉल एफ बोलते हैं। स्मॉल एफ का मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया, ठीक है ना। याद रखना इन सारी बातों को, क्योंकि हम डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो इन डायग्राम में इन सारे टॉपिक्स को, इन सारी बातों को कवर करेंगे। डायग्राम इनके बिना नहीं बनते, मैं क्या कह रहा हूँ, डायग्राम इनके बिना ड्रॉ नहीं होते। तो अगर आप डायग्राम्स बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो डायग्राम पर अच्छी तरह से कमांड बन जाए, तो इन सभी टॉपिक पर अच्छी तरह से तुमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, एक टॉपिक आपके पास होगा, फोकल लेंथ, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो फोकस से परपेंडिकुलर पास होता है, ठीक है। एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो फोकस से परपेंडिकुलर पास होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तो उसकी इमेज फोकल प्लेन पर बनती है। डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पर, डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगर आप इमेज बनाना चाहते हो, ठीक है, देखो आपने मिरर पढ़ लिया, आप इमेज बनाना चाहते हो ना, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप इमेज बनाना चाहते हो ना, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने इमेज बनाने के रूल्स मिस कर दिए तो आप कभी नहीं बना पाओगे। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, अगर आपने इमेज बनाने के रूल्स मिस कर दिए तो जिंदगी में कभी इमेज नहीं बना पाओगे। देखिए, मान लो आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। मान लो आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, मेरे ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेशन वाला पॉइंट है। और मान लो मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, मान लो मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, और मान लो मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। एक रहा हमारा कॉनकेव मिरर और एक रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। बेटा जब भी आप मिरर बनाओ ना, तो याद रखना अधूरा मिरर काम का नहीं होता। पोल, फोकस और सेंटर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, हमारा ये जो प्यारा सा मिरर होता है ना, इसका पोल यहाँ है
इसका सेंटर यहाँ है और इसका फोकस यहाँ है। अब इन प्यारे से मिरर के एक एक बात को ध्यान से समझिएगा भाई साहब, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएंगी इनफाइनाइट, हमें इनफाइनाइट लाइट रे की जरूरत नहीं है, हमें दो लाइट रे की जरूरत होती है। हमें इनफाइनाइट लाइट रे की जरूरत नहीं होती, हमें दो लाइट रे की जरूरत होती है। तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, ये फोकस से। अरे फोकस वर्ड का मतलब क्या हुआ, फोकस वर्ड का मतलब क्या हुआ, फोकस वर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आई है तो एक पॉइंट पर, अभी तो एक लाइट रे की बात कर रहे हैं, 2 3 4 2000 10,000 अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई हैं तो ये किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगी, ये करेंगी कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉइंट फोकस। ठीक है, अब देखो भाई साहब, इस वाले मिरर के साथ गड़बड़ है, इसके मैं प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा दूं, प्रिंसिपल एक्सिस आप यहां भी इस तरफ भी लगा सकते हो, इसके साथ गड़बड़ है, ये लाइट रे को कन्वर्ज इकट्ठा करने की कोशिश करता है और ये लाइट रे को दूर ले जाने की कोशिश करता है, ये लाइट रे को इकट्ठा करने की कोशिश करता है और ये लाइट रे को दूर ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ये लाइट रे को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, इस कारण इन्हें कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, और ये लाइट रे को दूर ले जाने की कोशिश करता है, इस कारण से इसे डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। मेरे शब्दों को ध्यान से समझना। अब भाई साहब नियम तो वही फॉलो करेगा, ये जरूर दूर भेजेगा, लेकिन अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये फोकस के रिस्पेक्ट में कैसी चली जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझना है ना। अब देखो, मान लो 2 मिनट के लिए कि कोई लाइट रे आती ही फोकस से है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे आती ही फोकस से है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल। यहां पर देखिए, अगर कोई लाइट रे विद रिस्पेक्ट टू फोकस आती है, ठीक है, अगर कोई लाइट रे विद रिस्पेक्ट टू फोकस आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ओवरलैप हो रही है, इस कारण से मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही लगा देता हूं। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर से जाती है, ठीक है, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर से जाती है तो इट विल एक्ट लाइक रेडियस, और रेडियस सरफेस के नॉर्मल होती है, तो जितने एंगल पर गई है उतने एंगल पर वापस आ जाएगी। ठीक है, यहां देखिएगा, है ना, अगर कोई लाइट रे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर जाती है, ठीक है, अगर कोई लाइट रे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर जाती है तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, जहां से वो आई है वहीं को वो जाएगी, जहां से वो आई है वहीं को वो जाएगी। तो अगर कोई लाइट रे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर आती है तो उस से चली जाएगी। अब देखो बेटा, एक अलग से ऐड करना चाहो तो कर लो कि पोल पर जितने एंगल पर जाएगी उतने एंगल पर आ जाएगी। काहे के लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड है, जहां भी स्थिति परिस्थितियां रिफ्लेक्शन की होंगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहां वैलिड होंगे। बेटा याद रखना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहां क्या होंगे, वैलिड होंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, है ना, आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखो भैया, ये 6 डायग्राम है, इन 6 डायग्राम को अपने जहन में बसा लेना। ठीक है, बहुत लंबा लेक्चर बचा नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई साहब, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, ठीक है, कहां रखा है, इन्फिनिटी, इतनी दूर रखा है कि हमें पता ही नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी ये आपको बताना है। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो उस ऑब्जेक्ट से एन नंबर ऑफ लाइट रे आ सकती है, लेकिन हमें कितनी जरूरत है, 2। तो इस ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट रे आ रही है, एन नंबर ऑफ लाइट रे आ रही है, और कहां पर आकर मिल रही है, फोकस से, क्योंकि पैरेलल लाइट रे कहां मिलती है, फोकस पे। पैरेलल लाइट रे कहां मिलती है, फोकस पे। पैरेलल लाइट रे कहां मिलती है, फोकस पर। ठीक है, पैरेलल लाइट रे कहां मिलती है बेटा, फोकस पर। तो बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो उसकी इमेज, अगर आप भावनाओं को समझ पा रहे हो, कहां बन रही है, फोकस पर, और लाइट रे सच में मिल रही हैं तो इमेज कैसी बन रही है, रियल और छोटू बन रही है, रियल और डिमिनिश बन रही है। ठीक है, अब भाइयों और बहनों, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ही फोकस पर रख दिया, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएगी तो कहां से आएगी, फोकस से। फोकस से आने वाली लाइट रे कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, ये लाइट रे कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कोई लाइट रे फोकस से आई है और फोकस से आने वाली लाइट रे कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रखा है तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, और लाइट रे मिलेंगी तो रियल इमेज बनेगी। अब देखो, गणित वाले टीचर ने तुम्हें बताया होगा कि इन्फिनिटी पर जाकर मिलती हैं 2 पैरेलल लाइट रे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले डायग्राम की तरफ। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया सेंटर पर, तो ये रख दिया बेटा हमने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या रखा बेटा, सेंटर। आपको पता है कि पहली लाइट रे पैरेलल जाएगी और पैरेलल लाइट रे विल पास थ्रू बेटा फोकस। ठीक है, दूसरी लाइट रे कहां से आएगी बेटा, फोकस से, और फोकस से आने वाली लाइट रे कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट पर आकर मिलेगी, क्योंकि मेरे मेजरमेंट अभी प्रॉपर नहीं है बेटा तो थोड़ा छोटा बड़ा बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पर है तो इमेज भी कहां बनेगी बेटा, सेंटर पर, और रियल इमेज बनेगी। एक लौता डायग्राम होता है जब ऑब्जेक्ट का साइज
और इमेज का साइज बराबर होता है ना। अगर आपसे कभी भी बोल दिया जाए कि ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज, तो आप बिना सोचे बोल देना कि इमेज कहाँ बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है सेंटर पर और इमेज कहाँ बन रही है बेटा सेंटर पर। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, मैं रख दूं बियॉन्ड सी, ठीक है ना, बियॉन्ड सी, सी से भी दूर रख दूं, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख दिया, मतलब सी से भी दूर रख दिया। भाई और बहनों देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इसका यूज कई बार किया जाता है। ठीक है, अब देखो बियॉन्ड सी मतलब इन्फिनिटी पर नहीं रखा है, सी से थोड़ा दूर रखा है और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा, ओ है। ठीक है, पहली लाइट रे कैसी चली गई, पैरेलल चली गई, और पैरेलल लाइट रे कहां से जाएगी बेटा, फोकस से। ठीक है ना, पहली लाइट रे कहां चली गई, पैरेलल चली गई, पैरेलल लाइट रे कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे आप ले जाओ पोल पर, और जितने एंगल पर गई है उतने एंगल पर आएगी, ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ज्यादा ही पीछे जाकर मिल गई, ऑटोमेटिकली ये सी और एफ के बीच में मिलेगी, तो यहां फॉर्म होगी बेटा क्या, इमेज। तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है बेटा, बिटवीन सी एंड एफ। और देखिए उल्टी इमेज है तो कैसी होगी बेटा, रियल इमेज होगी। तो है ना, अब देखिए जैसे एरो मैं भी बनाता हूं तो भूल जाता हूं, तो आप लोग ऐसा ना करें, एरो जरूर बनाएं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ही आप रख देते हो बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ही हम रख देते हैं बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रख देते हो, ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं। ठीक है, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट के छोटू से ऑब्जेक्ट को। ठीक, पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और पैरेलल लाइट रे कहां से जाएगी बेटा, फोकस से। ठीक है, दूसरी लाइट रे आप सेंटर से नहीं, एक काम करो, ठीक है, पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरी लाइट रे आप एक काम करो, ये ले आओ पोल से, और ये जितने एंगल पर गई है उतने एंगल पर आएगी। तो ये देखिए बेटा, ये कहाँ मिल रही है, बियॉन्ड सी। तो इमेज कहाँ बन रही है बेटा, बियॉन्ड सी। और देखिए इमेज बड़ी जरूर बन रही है, लेकिन बड़ी तो जरूर बन रही है लेकिन रियल बन रही है। ठीक है बेटा, अब एक आखिरी कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है, कि इसके लिए मुझे एक्सेस को बड़ा करना पड़ेगा, है ना अरे भाई साहब, है ना। एक आखिरी कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना। कंडीशन कुछ ऐसी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ही हमने रख दिया कहां पर बेटा, बिटवीन, अरे 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 गुस्सा नहीं भाई, बिटवीन, है ना, पी एंड एफ। ठीक है, कहां रख दिया, पी एंड एफ के बीच में रख दिया, तो ये रख दिया ऑब्जेक्ट को। देखो बेटा, आपको पता है पहली लाइट रे पैरेलल, और पैरेलल लाइट रे कहां से जाएगी बेटा, फोकस से। पहली लाइट रे पैरेलल एंड पैरेलल लाइट रे विल पास थ्रू फोकस, पहली लाइट रे पैरेलल और पैरेलल लाइट रे विल पास थ्रू फोकस, और दूसरी लाइट रे सेंटर से आने दो, और ये सेम एंगल पर चली जाएगी जितने एंगल पर आई है। ठीक है, अब देखो बेटा, बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो, बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो, जिस पॉइंट पर जाकर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां फॉर्म होगी इमेज। तो देखिए इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड मिरर। ठीक है, इमेज कहां बन रही है बेटा, बिहाइंड मिरर बन रही है, मिरर के पीछे। ठीक है, मिरर के पीछे। देखो बेटा, इकलौती कंडीशन बनती है जब इमेज वर्चुअल बनती है और बिहाइंड द मिरर बनती है। कॉनकेव मिरर की इस स्पेसिफिक कंडीशन का यूज डेंटिस्ट भी करते हैं। कॉनकेव मिरर की इस स्पेसिफिक कंडीशन का यूज हम मेकअप मिरर में भी करते हैं। तो मेकअप मिरर के लिए कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, डेंटिस्ट मिरर में भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। इन सभी बातों को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, हम बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे, यहां पर मैं एक डायग्राम बना देता हूं, एक सेल्फ ड्रॉ है। देखो बेटा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पर रखूंगा, ऑब्जेक्ट को कहां रखा बेटा, इन्फिनिटी पर, तो इससे बहुत सारी लाइट रे आएंगी, इससे बहुत सारी लाइट रे आएंगी, और आपको पता है ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू फोकस दूर हो जाएंगी। विथ रिस्पेक्ट टू फोकस कैसी हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो ये कहां आकर मिलेंगी बेटा, फोकस पर आकर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज कहां बनेगी बेटा, फोकस पर बनेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज कहां बनेगी बेटा, फोकस पर बनेगी। ठीक है, और वर्चुअल इमेज है बेटा, याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज हमेशा कहां बनती है, वर्चुअल बनती है। ठीक है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी रख दो तो इमेज बिटवीन पी एंड एफ ही बनेगी। ठीक है, इन बातों को याद रखना बेटा। अब देखो बेटा, साइन कन्वेंशन, ठीक है, देखो साइन कन्वेंशन, आप चाहे कॉनकेव की बात करो चाहे कॉन्वेक्स की बात करो, बेटा ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर,
ठीक है, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, मैं जब छोटा बच्चा था ना तो मुझे बहुत कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दिक्कत होती थी। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। ठीक है, अब देखो बेटा ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो बेटा मैं जब छोटा बच्चा था ना, मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स को पहचानने में बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ठीक है, अब देखिए बेटा ध्यान से, कोशिश करना कि हमेशा इन जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है यहां से होगा, तो ऑब्जेक्ट से आने वाली जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा निगेटिवली जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज विदाउट एनी डाउट कैसी ली जाएगी बेटा, नेगेटिव ली जाएगी। अब देखना साइन कन्वेंशन को समझना, जो भी मेजरमेंट पोल के लेफ्ट में होंगे, ठीक है, उससे आप किस में लोगे बेटा, निगेटिव में लोगे, और जो भी मेजरमेंट पोल के राइट में होंगे उन्हें हम कैसा लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यहां भी वो चीजें वैलिड है, जो भी मेजरमेंट पोल के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में लिए जाएंगे उसे हम कैसा लेंगे, नेगेटिव, और जो भी पॉजिटिव होंगे वो राइट हैंड पर लिए जाएंगे। ठीक है, आगे और बातें सीखते हैं। अगर ऊपर की तरफ है कोई भी मेजरमेंट, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड जा रहा है तो बेटा नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव। देखिए बेटा साइन कन्वेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है फोकल लेंथ का डिसाइड करना। कॉनकेव लेंथ की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेंगे एंड कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है ना बेटा, याद रखना ये सारी बातें हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो इतना ही है इस चैप्टर में, ठीक है, इतना ही है। हम्म, इतना ही है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चंस के सेशन अलग आएंगे तब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही था। ठीक है, अब देखो बेटा एक बात और मैं आपको बता देता हूं, एक होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। ऑब्जेक्ट की फोकल मतलब सॉरी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस के बीच रिलेशन बताने वाला फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चे एक होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये होता है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है बेटा याद रखना m इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये कैसी होती है बेटा, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी यूनिट की जरूरत नहीं होती। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 है तो ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज बड़ी है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है तो ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है। ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज रियल होगी बेटा, याद रखना इन सभी के साथ। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ठीक है, इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखो बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये क्लास 10th में भी काम आएगा, क्लास 10th में भी आप इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टेक केयर क्लास 9th टाइटन के प्यारे प्यारे बच्चों।